सम ऑफ द बिग ब्लू चिप कंपनीज ऑफ इंडिया जैसे कि HUL, जैसे कि HDFC, जैसे कि एशियन पेंट्स, जैसे कि ITC, जैसे कि डीमार्ट, और ये सारी कंपनीज ने पिछले 5 से 7 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को जरा भी पैसा नहीं बना के दिया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, HUL के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न हो जाते हैं सिर्फ 4% के आसपास। FDs इससे ज्यादा रिटर्न देती थी। अगर हम डीमार्ट की बात करें, पिछले 5 सालों में कंपनी ने सिर्फ 12% के रिटर्न दिए और पिछले 3 सालों में कंपनी ने -10% के रिटर्न दिए। अगर हम ITC की बात करें तो ITC वॉज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक ऑफ माइन जो मैंने अभी बेच दिया है, बट ITC ने पिछले 5 सालों में 14% के आसपास के रिटर्न दिए। बट आई अज्यूम दैट आगे ये रिटर्न शायद से इतने अच्छे ना हो, एंड पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए 29%। बट इस कंपनी में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इस कंपनी के ग्रोथ को अटका सकती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी का एंड मिस्टर मार्केट का भी, विच इज एशियन पेंट्स, और इस कंपनी ने भी पिछले 5 सालों में सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को 5% के रिटर्न दिए। सो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दैट क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है इन सारी ब्लू चिप मार्केट लीडिंग कंपनीज में जिसकी वजह से इन कंपनीज के स्टॉक्स पैसा नहीं बना रहे, एंड अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड वन थिंग यू हैव टू नो, अगर आप इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो कि मिस्टर मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ डिकेड्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। मिस्टर मार्केट को फर्क पड़ता है कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। एंड अगर हम इन सारी कंपनीज की बात करें तो इन सारी कंपनीज में कुछ छोटे या फिर बड़े प्रॉब्लम्स है जो इन कंपनीज को सॉल्व करने पड़ेंगे अगर इस कंपनी को इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देना है आगे तो, और इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस को एप्रिशिएट होना है आगे तो। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस एंड साथ ही साथ वैल्यूएशन एंड आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, इसकी बात हम आज के इस एपिसोड में करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इस कंपनी के प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में यूज किए होंगे, बिकॉज दिस कंपनी इज लिटरली अ मार्केट लीडर विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर इन मेनी ऑफ द कैटेगरी। अगर हम बात करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, कंपनी का 37% का मार्केट शेयर हो जाता है। अगर हम डिश वॉशिंग एंड डिटर्जेंट की बात करें, इस कंपनी का 55% का मार्केट शेयर हो जाता है। अगर हम शैम्पूज की बात करें तो इस कंपनी का 47% का मार्केट शेयर हो जाता है। अगर हम स्किन केयर की बात करें तो इस कंपनी का 54% का मार्केट शेयर हो जाता है। 12% का मार्केट शेयर हो जाता है टी सेगमेंट में, एंड 17% का मार्केट शेयर हो जाता है टूथपेस्ट में। एंड इन्हीं के चलते इन्हीं सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कौन से ब्रांड्स है इस कंपनी के साथ, एंड इस कंपनी को जरा भी जरूरत नहीं है इस कंपनी के इंट्रोडक्शन की, और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की वजह से, इतने बड़े बड़े मार्केट शेयर की वजह से इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 5,46,000 करोड़ के आसपास एज ऑफ 23 दिसंबर, जो अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो नाउ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन एज एन इन्वेस्टर दैट अगर सब बढ़िया है तो स्टॉक प्राइस क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो कंपनी का स्टॉक प्राइस 3000 से लेके अभी फिलहाल 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 सालों में सिर्फ 4% के रिटर्न दिए, जो बहुत ही ज्यादा बेकार है। FDs भी इससे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। सो क्या प्रॉब्लम है, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 3 बड़े प्रॉब्लम्स मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। द फर्स्ट रीजन इज प्रोडक्ट पेनिट्रेशन। अगर हम देखें HUL के जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आता है, जहां पर साबुन, शैम्पू, डिश वॉशर, ये सारे प्रोडक्ट आ गए। नाउ द थिंग इज दैट इन सारे प्रोडक्ट, अगर हम साबुन की बात करें, सारे ही लोग इंडिया में साबुन यूज करते हैं। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, सारे ही लोग इंडिया में टूथपेस्ट यूज करते हैं। अगर हम शैम्पू की बात करें, सारे ही लोग इंडिया में शैम्पू यूज करते हैं। सो नाउ द थिंग इज दैट बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, साथ ही साथ जो मार्केट है वही ग्रो नहीं हो रहा है। तो अगर ज्यादा कंज्यूमर ही नहीं ऐड हो रहे इस मार्केट में, सो नाउ अगर कंपनी को रेवेन्यू ग्रो करना है अपना, तो हाउ दे कैन डू इट। फर्स्ट थिंग, पहले तो मार्केट भी ग्रो कर रहा था, बहुत कम लोग साबुन यूज कर रहे होंगे, 20-25 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे। सो नए नए कंज्यूमर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से HUL को ऑर्गेनिकली रेवेन्यू ग्रोथ मिल रहा है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है इन सारे प्रोडक्ट्स का। पर नाउ बहुत ज्यादा लोग ऐड नहीं हो रहे इन सारे प्रोडक्ट्स को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए, जिसकी वजह से अगर HUL, डाबर, मारिको, ये सारी कंपनीज को अगर अपने रेवेन्यू को ग्रो करना है, सो दे हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो दे हैव टू प्ले ऑन वैल्यू, नॉट ऑन वॉल्यूम। एंड यस, आई नो दैट कुछ लोग रह गए जो महंगे दाम में भी साबुन, शैम्पू जैसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ जनता इंडिया की प्राइस सेंसिटिव होती है, एंड दे विल नॉट बाय एक्सपेंसिव शैम्पूज एंड साबुन, स्पेशली इन Tier 2 Tier 3 सिटीज, एंड जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से HUL के रेवेन्यूज
रेवेन्यूज ग्रो नहीं हो रहे हैं। और ये हमें इनके फाइनेंशियल्स में भी दिखता है। अगर हम पहले बात करें तो 10% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा था HUL क्वार्टरली बेसिस पे, एंड नाउ अगर आप देखो जून 2023 में 6% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, 3.16% से रेवेन्यू को ग्रो किया सितंबर 2023 में, एंड लास्ट पिछले कुछ 4 क्वार्टर्स की बात करें तो नॉट इवन 1% के आसपास का रेवेन्यू, 2% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ HUL दिखा रही है। और ये एक बड़ा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से HUL का स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा। द सेकंड बिग रीजन जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज के, FMCG कंपनीज के रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, इज बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस। इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ इज टैक्स हंग्री अकॉर्डिंग टू मी। GST, पर्सनल इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बहुत सारे टैक्सेस हम कंज्यूमर पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम होती है एंड गवर्नमेंट को टैक्स आता है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके GDP की ग्रोथ को दिखा सकती है। पर जो GDP की ग्रोथ है वो होगी फिर बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। एंड अगर ऐसे ही टैक्सेस हाई रहते हैं और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस करते जाती है तो हम कंज्यूमर के पास कम पैसा बचेगा जो हम स्पेंड कर सकते हैं इन सारी चीजों पे, और जिसकी वजह से FMCG कंपनीज के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं। द थर्ड रीजन इज प्राइवेट लेबल्स। नाउ व्हाट इज प्राइवेट लेबल्स? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप डीमार्ट में शॉपिंग करने जाओगे तो आपको मैगी 2 तरह की दिखेगी, एक नेस्ले की मैगी एंड एक स्नैक टेक करके एक ब्रांड है। अगर हम बाकी सारे प्रोडक्ट में भी बात करें तो डीमार्ट के पर्सनल ब्रांड्स है जहां पे वो सस्ते दाम में, जो मेन ब्रांड है उनसे सस्ते दाम में अपने खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं। नाउ इंडिया में ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल का मार्केट शेयर कम है कंपेयर टू यूके जहां पे 30, 37, 40% का मार्केट शेयर हो जाता है प्राइवेट लेबल्स का। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया में भी ये सेम ट्रेंड देख सकते हैं हम, जो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है सारी ही FMCG कंपनीज के लिए, बिकॉज जहां से इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट बाय होते हैं, कंज्यूमर जहां से इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट बाय करते हैं वहां पे ही इनको कंपटीशन दे रहा है वही सेम रिटेल जायंट या फिर क्विक कॉमर्स हो गया या फिर जहां से भी कंपनी के प्रोडक्ट बाय होते हैं। सो दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम इन HUL। नाउ द सॉल्यूशन दैट अगर आप इन्वेस्टेड हो HUL में तो क्या करना चाहिए? आई थिंक दैट HUL इज अ ह्यूज कंपनी एंड यहां से कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। सो अगर आप इन्वेस्टेड हो आपको एक चीज जरूर ट्रैक करनी है दैट फिर से कंपनी अपने रेवेन्यू को क्या 7, 8, 10% से भी एटलीस्ट ग्रो कर पाती है या फिर नहीं, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अनलेस एंड अनटिल कंपनी बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे। सो दिस इज द थिंग। सो इट इज अ ग्रैंडफादर स्टॉक। आपको डिविडेंड अच्छा मिलता रहेगा। राइट नाउ कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाता है 1.77% के आसपास। सो इट्स अ लाइक स्टेबल स्टॉक, नॉट गोना ग्रो बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बट कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहेगा अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू को अराउंड 5 to 10% से एटलीस्ट ग्रो कर पाती है तो। सो एज एन इन्वेस्टर मैं ऐसे कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो अपने रेवेन्यू को सिंगल डिजिट लाइक 1, 2, 3% से ग्रो कर रही है एज ऑफ नाउ तो, बट 5, 6, 7% की ग्रोथ भी मुझे नहीं चाहिए। आई एम हियर इन द स्टॉक मार्केट टू हैव 20, 25, 30% ऑफ ग्रोथ। सो दिस इज अबाउट HUL। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज डीमार्ट AKA एवेन्यू सुपरमार्ट। नाउ अगर हम डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी हो जाती है इंडियन इकोनॉमी में, जहां पर डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2,24,000 करोड़ के आसपास। एंड ये कंपनी भी अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, जहां पर अगर हम मार्च 2023 से देखें सो कंपनी ने अपने सेल्स को हर साल में 51% की रेवेन्यू ग्रोथ, 40% की रेवेन्यू ग्रोथ, तो बहुत अच्छे से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। एंड जिस मार्केट से ये बिलोंग करती है ये मार्केट भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। सो यस, ये कंपनी भी इस मार्केट को ट्रैप कर सकती है और अपने रेवेन्यू को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। बट रिसेंटली कंपनी के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए गए जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम देखें कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 5,400 रुपीज से राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 3,400। सो बहुत ही ज्यादा गिरा है कंपनी का स्टॉक प्राइस रिसेंट क्वार्टर्स में। एंड पिछले 3 साल में कंपनी ने -10% के रिटर्न दिए। सो क्या रीजन हो जाते हैं इस गिरावट के, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ करंटली इन डीमार्ट इज क्विक कॉमर्स से बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है डीमार्ट को। और ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के CEO कह रहे हैं, नविल नोरोन्हा जी कह रहे हैं कि क्विक कॉमर्स की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही है। बट डीमार्ट रेडी का मॉडल अलग है कंपेयर टू क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स 10 मिनट में आपके घर पे आके वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा, बट इन द केस ऑफ डीमार्ट आपको सारे प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, जो एक जगह पे आएंगे जो शायद से आपके घर के नजदीक हो सकती है, और वहां से आपको वो डिलीवरी पिकअप करनी है, या फिर कुछ 50-60 रुपए एक्स्ट्रा देके डीमार्ट आपके घर पे भी डिलीवरी करता है, बट इट्स नॉट इन 10 मिनट्स। आई थिंक एक दिन बाद ही डीमार्ट जो भी सारे प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए वो डिलीवर करता है। सो ये एक मेजर रीजन हो जाता है जो कंज्यूमर की हैबिट चेंज हो रही है क्विक कॉमर्स को लेके, जिसकी वजह से डीमार्ट को एक बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डीमार्ट अपने स्टोर्स को बढ़ा नहीं पा रहा है। अगर हम मुंबई में देखें तो मुंबई में तो जगह ही नहीं है, एंड डीमार्ट इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड लोकेशंस एंड बिग लोकेशंस जहां पर डीमार्ट अपने नए स्टोर्स को बिल्ड कर सके, नए स्टोर्स को ओपन कर सके। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इन डीमार्ट के केस में इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट डीमार्ट अपनी खुद की जगह बाय करना चाहता है, उस पर वो स्टोर बनाना चाहता है या फिर स्टोर लेना चाहता है खुद के पैसों से, एंड देन दे लाइक रन दैट स्टोर
इंस्टेड ऑफ जस्ट रेंटिंग और लीजिंग दो स्टोर्स। और ये रीजन की वजह से डीमार्ट अपने स्टोर्स ग्रोथ को बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, जो एक बड़ा रीजन हो जाता है डीमार्ट के स्टॉक प्राइस एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो नहीं होने का। एंड अगर हम पीपीटी की बात करें, अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इट इज ऑल्सो नॉट सो गुड। एंड अनदर मेजर रीजन जिसकी वजह से डीमार्ट का स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है इज बिकॉज ऑफ हायर वैल्यूएशन। अगर हम पी रेशियो की बात करें, 2021 में डीमार्ट का पी रेशियो था 300 के आसपास, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट आप अंधा पी दे सकते हो किसी भी कंपनी को बाय करने के लिए, इवन दो ये वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्यों ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा पी दे रहे हो किसी भी कंपनी को बाय करने के लिए और उस कंपनी ने ग्रोथ में जरा भी डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स तुरंत भाग जाते हैं उस कंपनी में से, एंड जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिरने लगता है। एंड 120-100 का पी तो कंपनी का कांस्टेंट रहा है। अगर आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर मीडियन पी 123 के आसपास, बट करंटली कंपनी अपने लॉन्ग टर्म मीडियन पी से भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, जो हो जाता है 82 टाइम्स के आसपास। एंड आई वुड जस्ट से दैट अगर आप डीमार्ट में इन्वेस्टेड हो, सो यू हैव टू सी दैट आगे कंपनी कैसे गाइडेंस देती है, कैसे ग्रो करती है, क्या अपने स्टोर्स क्राउंड्स को बढ़ा पा रही है नहीं कंपनी। एंड क्विक कॉमर्स जब तक रहेगा, और क्विक कॉमर्स के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कंपनी क्या करती है, दैट यू हैव टू सी इन डीमार्ट, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज आईटीसी। नाउ द थिंग इज दैट आईटीसी वाज द पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो एंड आईटीसी इज अ रियली गुड कंपनी, पर आईटीसी में पूरी ही खिचड़ी बन चुकी है, क्योंकि आईटीसी के पास काफी सारे बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं। द मेजर वन इज सिगरेट, देन एफएमसीजी आ गया, देन पेपर एंड पैकेजिंग आ गया, देन एग्रीकल्चर आ गया, देन होटल्स आ गए, एंड ऑल्सो देयर इज देन बिजनेस ऑफ आईटीसी इन्फोटेक एज वेल। सो बहुत सारे बिजनेसेस इस कंपनी के अंदर आ जाते हैं। एंड जब कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल होते हैं, एक कॉन्ग्लोमरेट होता है, सो मार्केट के लिए कंपनी को वैल्यू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड रिसेंटली कंपनी होटल बिजनेस को, आईटीसी होटल्स डीमर्ज हो रहा है आईटीसी के बिजनेस से, विच इज अ गुड पार्ट, जो कंपनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा और मार्केट को थोड़ा फिजिबिलिटी देगा कंपनी को अच्छे से वैल्यू करने के लिए। पर अभी भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड ये एक बड़ा कंसर्न हो जाता है, जिसकी वजह से आई एम स्केप्टिकल अबाउट आईटीसी। द सेकंड रीजन जहां पर कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस है, जो हो जाता है एफएमसीजी बिजनेस, एंड एज आई टोल्ड यू एफएमसीजी बिजनेस में ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो मैंने एचयूएल के सेक्शन में डिस्कस किए, ये सारे जो रीजन है वो आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है दैट एफएमसीजी बिजनेस को यहां से बहुत तेजी से ग्रो करना आईटीसी के लिए मुश्किल हो सकता है। नाउ द थिंग इज दैट यस, आईटीसी का सिगरेट बिजनेस इज रियली वेरी ह्यूज एंड रियली वेरी प्रॉफिटेबल। अराउंड आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस से 300 to 400% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। इट्स लाइक अगर आप 1 रुपया डाल रहे हो तो उस 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कंपनी 350 रुपीज अर्न कर रही है। बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मोनोपोली आईटीसी की सिगरेट बिजनेस में। बट द थिंग इज बिकॉज ऑफ द सिन स्टॉक मार्केट सिगरेट बिजनेस को बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता। एंड जब कोई कंपनी कॉन्ग्लोमरेट होती है, जब कंपनी को वैल्यू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने ऐसा देखा है दैट मिस्टर मार्केट कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस की तरह कंपनी के सारे बिजनेस को वैल्यू करता है। सो राइट नाउ अगर हम देखें, आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 6 लाख करोड़ के आसपास, एंड पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का स्टॉक प्राइस 522 से अराउंड 475 तक गिर चुका है। एंड अगर फिलहाल कंपनी का पी रेशियो देखें तो दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 28 टाइम्स के आसपास, जो एक नॉर्मल पी हो जाता है सारे ही सिगरेट कंपनीज के लिए। अगर हम देखें आईटीसी का 28 टाइम्स, गोल्ड फिलिप का 28 टाइम्स, वीएसटी का 23 टाइम्स, दीज 3 आर द मेजर सिगरेट कंपनीज इन इंडिया जिनका पी रेशियो ऑलमोस्ट 25 to 28 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इससे ज्यादा अगर आईटीसी को अपने पी को री रेट करना है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। उनको अपने एफएमसीजी बिजनेस को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू में, जो होना मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 से 7 सालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से आई एम स्केप्टिकल अबाउट आईटीसी, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम अबाउट आईटीसी व्हिच आई थिंक इज देयर। सो अगर आप इन्वेस्टर हो आईटीसी में, तो यू हैव टू सी दैट कैसे कंपनी अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रही है आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस से, एंड क्या ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इनके ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है या फिर नहीं इन द फ्यूचर। The another favorite company of Mr. Market and many of the investor is HDFC Bank. And HDFC Bank की अभी अगर हम बात करें तो पिछले 3 से 4 सालों में कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है। अगर हम देखें HDFC बैंक को, कोविड टाइम्स में अराउंड 1500 रुपए का स्टॉक प्राइस था, फिलहाल अराउंड 1800 रुपए का स्टॉक प्राइस है। सो कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया। लास्ट 5 ईयर्स CAGR 7%, 3 ईयर CAGR 7%, 1 ईयर में 6% के आसपास की स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन है। सो इट्स नथिंग। सो क्या प्रॉब्लम है HDFC बैंक में जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं कर रहा है? द मेजर प्रॉब्लम इज द साइज ऑफ द बैंक। सो राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 13,72,000 करोड़ के आसपास, जो एक मैसिव नंबर हो जाता है गाइस। दिस कंपनी इज नाउ ऑलरेडी वेरी
ह्यूज एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि लाइक 20-25-30% से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है कंपनी, स्पेशली व्हेन द कंपनी इज नॉट एबल टू ग्रो देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैसिव साइज कंपनी की पेस ऑफ ग्रोथ घट चुकी है। जो आप देख सकते हो नेट इंटरेस्ट इनकम, जो वन ऑफ द मेजर पैरामीटर हो जाता है बैंक की ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, एंड आफ्टर मर्जर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिर चुके हैं। जहां पर आप देख सकते हो Q1 जून 2023 में कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे अराउंड 4.3% के आसपास, जो कॉन्सिस्टेंटली आफ्टर द मर्जर गिर चुके हैं अराउंड 3.4-3.6% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नाउ अगर इस मार्जिन को फिर से बैक ऑन ट्रैक लाना है, 4-5% के आसपास लेके जाना है कंपनी को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बैंक। सो बिकॉज कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ घट चुका है, जिसकी वजह से ये कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड नाउ इफ यू आर इन्वेस्टर इन एचडीएफसी बैंक, यू हैव टू नो दैट ये एक स्टेडी स्टॉक है जो आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं गिरेगा बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ेगा भी नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रैंडफादर्स टाइप ऑफ स्टॉक जो आपको एक स्टेडी रिटर्न्स विद अ गुड डिविडेंड देता रहेगा। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मल्टीबैगर बन जाएगा, 25-30% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा, सो आई थिंक इट्स अ बिट डिफिकल्ट विथ एचडीएफसी बैंक। द लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज एशियन पेंट्स, जो भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टॉक हो जाता है हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी का। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, डेकोरेटिव पेंट्स में 60% का मार्केट शेयर हो जाता है एशियन पेंट्स का, एंड 20% का मार्केट शेयर हो जाता है ऑटोमोटिव कोटिंग्स में। सो येस, दिस कंपनी इज ऑल्सो रियली वेरी ह्यूज एंड बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रो किया इन लाइक पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स आई वुड से। जहां पर अगर हम देखें, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 2,18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है, बिकॉज ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को भी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी और इस मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था। बट रिसेंटली ग्रासिम ने बहुत ही बड़ा ह्यूज कैपेक्स करके इस मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश की है, एंड जहां पर कंपटीशन बढ़ गई है एशियन पेंट्स के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट एशियन पेंट्स के रेवेन्यू ग्रो होना बंद हो चुके हैं। अगर हम देखें, पहले कंपनी 32%, 25%, 18%, 54% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहा था, एंड रिसेंटली कंपनी सिंगल डिजिट 7%, 0.25%, 5.40%, -0.64%, -2.32%। सो ये तरह की ग्रोथ दिखा रहा है एशियन पेंट्स, जिसकी वजह से कंपनी की डी रेटिंग हुई है, पी की डी रेटिंग हुई है। अगर हम देखें, पी रेशियो कंपनी का अराउंड लाइक 119 पे ट्रेड करा था, लाइक लास्ट 10 ईयर मीडियन पी इज 60 एंड राइट नाउ कंपनी अराउंड 46 के पी पर ट्रेड कर रही है। दिस इज द मेजर रीजन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन पेंट सेक्टर, जो एशियन पेंट्स के रेवेन्यूज को ग्रो नहीं करने दे पा रहा है, एंड रिसेंटली कंपनी ने प्राइस कट भी किया है। सो क्या आगे रेवेन्यू ग्रोथ होगा? इन्वेस्टर्स को इस पे श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर रहा है। नाउ अगर आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्टेड हो, सो यू हैव टू सी दैट क्या कंपनी करती है इस इंक्रीजिंग कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यस, कंपनी की मोनोपोली है, कंपनी के अराउंड एक अच्छा मोड भी है, बट ग्रासिम ने अपने ह्यूज कैपेक्स के साथ, इंक्रीजिंग कंपटीशन के साथ इस मोड को तोड़ने की कोशिश की है, एंड आई थिंक ये हमें दिख भी रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में एंड कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में कि ग्रासिम ये करने में कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हुआ है। सो दिस एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू सी इन एशियन पेंट्स दैट आगे कंपनी क्या गाइड करती है, कैसे अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो कर पाती है, एंड क्या कर सकती है कंपनी इस इंक्रीजिंग कंपटीशन को टैकल करने के लिए। नाउ एज अ कंक्लूजन आई वांट टू से दैट ऑल दीज कंपनीज आर ग्रैंडफादर कंपनी। यहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दो, अराउंड 8-10-12% के आसपास से आपका पैसा ग्रो होते रहेगा, एंड इंक्लूडिंग डिविडेंड 10-12% के आसपास आपको अपने पैसों पे ग्रोथ दिखेगी। सो अगर आप अपने 40s 50s 60s में हो, सो अगर आप इन सारे कंपनीज में, इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो सेंस बनता है। बट इफ यू आर इन योर 20s एंड 30s, सो यू आर हियर फॉर द ग्रोथ। आपको क्यों इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है? यू शुड गो फॉर द कंपनीज जो अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को 20-25-30% से ग्रो करना है, पता है कैसे ग्रो करते हैं और एक बड़े मार्केट से बिलोंग करती है। ये कंपनीज ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, मल्टीबैगर हो चुकी है, यहाँ से कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दे सकती, एंड यू हैव टू नो एज एन इन्वेस्टर दैट पास्ट परफॉर्मेंस डजंट डिटरमाइन फ्यूचर परफॉर्मेंस एज वेल। अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रो नहीं करने वाली, सो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा, एंड आप बिना कुछ देखे इन सारी कंपनीज में एक होप के बदौलत बैठे रहोगे कि या कभी ना कभी तो ये स्टॉक प्राइस बढ़ी जाएगा, कभी ना कभी तो मुझे ग्रोथ दिखाई देगा अपने पैसों पे। सो ऐसा नहीं होने वाला है जब तक कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं आती है तब तक। सो यस, दीज कंपनीज आर जेम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट यू हैव टू नो दैट ये कंपनीज ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुकी है, ब्लू चिप हो चुकी है, यहाँ से ग्रो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इन सारी कंपनीज को, एंड देयर आर मेनी कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, मेनी कंपनीज इन इंडियन इकोनॉमी, जहां पर सारी कंपनीज अपने 20-25-30% अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो कर चुकी है। कुछ सारे कंपनीज के बारे में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस भी किया है, जो आप देख सकते हो एंड उन्हें स्टडी कर सकते हो। पर अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हो एक होप के बदौलत दैट कभी ना कभी आपका पैसा ग्रो कर देगी, सो यू हैव टू नो दैट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहे हैं, और उसी के चलते ये सारी कंपनीज ग्रो होगी, ना कि एक होप के बदौलत। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।